हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। अभी तक हम लोगों ने स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 5 कवर कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे रिवोल्ट्स देखे, बहुत सारे देखा किस तरीके से अंग्रेजों ने पूरे भारत को कवर किया, धीरे धीरे करके एक एक पार्ट के ऊपर वॉर किया। जहाँ पे वॉर नहीं हो सकी वहाँ पे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज का यूज़ किया और पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब कब्जा हो चुका है, अब लोगों का रिएक्शन देखना है। चैप्टर 6 में हम लोगों का अंग्रेजों के प्रति रिएक्शन देखेंगे, जो वो पॉलिसी लेके आए, इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, सोशल रिलीजियस पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज अब अंग्रेजों की आती है भारत के समाज में, अलग अलग समाज के अलग अलग धर्म के लोग किस तरीके से अंग्रेजों को रेजिस्ट करेंगे, किस तरीके से अंग्रेजों के प्रति खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमको इस चैप्टर के अंदर पीपल्स रेजिस्टेंस देखना है बिफोर 1857। देखो, दो तरीके की रिवोल्ट्स होते हैं। एक होता है मिलिट्री रिवोल्ट। इसके अंदर तो साफ आपको पता लग रहा है कि मिलिट्री के लोग, यानी जो सैनिक लोग हैं, जो फौजी लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो मिलिट्री रिवोल्ट है ये तो होगा 1857 वाला, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे सिविल अपराइजिंग होते हैं, पीजेंट्स अपराइजिंग होते हैं, ट्राइबल अपराइजिंग होते हैं। बहुत सारे अलग अलग अपराइजिंग्स हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों के आने से सभी की जिंदगी के अंदर बदलाव हुए थे। ये कौन कौन से ऐसे अपराइजिंग 1857 से पहले हुए हैं, ये हम लोगों को चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा क्या हुआ था कि लोग अपराइजिंग कर रहे हैं, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट 1857 से पहले ही हो गए थे कि लोग अंग्रेजों को पसंद नहीं कर रहे हैं। जो एलियन रूल यानी कि जो ब्रिटिश रूल भारत के अंदर आया है, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। पीपल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अंदर पीपल का मतलब क्या है? अलग अलग सेक्शन, भारत के अंदर बहुत अलग अलग सेक्शन है, जैसे पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, ट्राइबल्स हैं, रूलिंग क्लास है। इसके अंदर जमींदार आ जाएंगे रूलिंग क्लास के अंदर, और जो नेटिव रूलर्स थे, जो छोटे छोटे राजा लोग थे, वो लोग इसके अंदर आ जाएंगे। मिलिट्री पर्सनल है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब लोग इसके अंदर आ गए, एक्स रूलर्स आ गए। तो ये सब लोग किस तरीके से भारत के अंदर अपराइजिंग्स करेंगे, किस तरीके से भारत में रिवोल्ट करेंगे अंग्रेजों के प्रति, ये हमें पढ़ना है। इतने सारे नाम आप लोगों ने देखे, मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि इन सब लोगों को दिक्कत क्या थी। पीजेंट्स को प्रॉब्लम क्या थी, जमींदार को क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, रूलर्स को क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, और कौन लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, मिलिट्री पर्सनल्स को क्या प्रॉब्लम थी। हालांकि हम लोग इस चैप्टर में मिलिट्री पर्सनल्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं उनकी प्रॉब्लम बता दूं। ट्राइब्स को क्या प्रॉब्लम थी, आर्टिसंस को क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है उनको क्या प्रॉब्लम थी। इन सब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और यही आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है। पीजेंट्स को देखो क्या प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए थे, बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए थे। अब बरसों से जिस लैंड के ऊपर एक किसान खेती कर रहा है, इनके एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने क्या किया, उनसे उनकी जमीन ही छीन ली। क्या कहा, जैसे आपने देखा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आएगा, ठीक है, महलवारी सिस्टम आएगा, रैयतवारी सिस्टम आएगा। इन सभी सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, ये किसान, अभी मैं जनरलाइज्ड वे में बता रही हूँ, एक एक नहीं बता रही हूँ, मैं अभी बस इन सब लोगों की प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। जो किसान व्यक्ति है वो जितना भी प्रोड्यूस करेगा, उसको जितना भी पैसा मिल रहा है, उसका X% वो ब्रिटिशर्स को दे देगा। अगर नहीं दे पाता तो उसकी जमीन का हक उससे ले लिया जाएगा। मतलब जिस जमीन पे वो बहुत सालों से, जिसके दादा परदादा लोग जिस जमीन को हो रहे थे, जहां पे जुताई कर रहे थे, रोपिंग कर रहे थे, वहां पे क्या हो रहा है, उस जमीन पे ब्रिटिशर्स अपनी चलाएंगे, ब्रिटिशर्स उसको अपने नाम कर लेंगे। तो पीजेंट्स को गुस्सा आएगा ही आएगा। पीजेंट्स क्यों परेशान है ये हमने देखा। अब जमींदार लोग क्यों परेशान है, देखो क्या होता है। 1765 से पहले, यानी कि जब तक बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होता है और दीवानी राइट्स अंग्रेजों के पास आने लगते हैं। इससे पहले क्या हो रहा था, अंग्रेज जमींदार के थ्रू सारी लेन देन करते थे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स, बीच में जमींदार, और इधर किसान लोग थे, फार्मर लोग थे, पीजेंट्स लोग थे। ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, एक हिस्सा आप अपने पास रख के बाकी हिस्सा हमें दे दो। तो कहीं ना कहीं जमींदारों का इस एरिया के अंदर रुआब बना रहेगा। किसान ब्रिटिशर्स को क्या जाने, ये तो जमींदार को जानेंगे कि जमींदार व्यक्ति आएगा पैसा लेने। किसान की नजरों में जमींदार की प्रेस्टीज बन रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, ऐसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम आते हैं जहां पे ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को बीच में से निकाल दिया, डायरेक्ट किसानों से डील करने लग गए। तो जमींदारों की बेइज्जती हुई, एक तो ये चीज। दूसरा, मनी लेंडर के आने की वजह से, मनी लेंडर जो वर्ग था,
इसके आने की वजह से जमींदारों की इज्जत कम हो गई, तो जमींदारों को दिक्कत होने लगी। ठीक है, और आप देखोगे हर रिवोल्ट के अंदर मनी लैंडर जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। ठीक है, जैसे जगत सेठ वगैरह जो लोग थे, जो बैंकर लोग थे, वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं 1857 के रिवोल्ट में भी। और देखेंगे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के अंदर भी, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर भी, हर जगह जो मनी लैंडर्स लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ होते हैं। और इस मनी लैंडर के आने की वजह से जमींदारों की जो इज्जत है, जो जमींदारों की ईगो है, उसको हर्ट होती है। रूलर्स को क्या प्रॉब्लम थी, सबको समझ आ ही रहा है रूलर्स को क्या प्रॉब्लम थी। रूलर्स की इंडिपेंडेंस छिन गई थी। इन लोगों को क्या कहा जा रहा है, तुम हमारी पेंशन के ऊपर आधारित रहो, क्या डिसीजन लेने हैं क्या नहीं लेने वो हम देखेंगे। यानी जो रूलर दूसरों को दान कर रहा है, अब उसको दान में पेंशन मिल रही है। मिलिट्री पर्सनल को क्या दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कत थी 1857 में, हम देखेंगे। लेकिन इनमें से कुछ दिक्कतें मैं आपको बता दूं। इनको यह कहा गया कि आप समुद्र को पार करके दूसरे देशों के अंदर लड़ने जाओ, और समुद्र को पार करना इररिलीजियस माना जाता था, अपवित्र काम माना जाता था, कि यह काम अच्छा नहीं है। नदियों को, समुद्रों को हम देवता मान के उनकी पूजा करते थे, और उनको लांघना, उनको पार करना, उनको कवर करना बहुत ज्यादा पाप माना जाता था, हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम धर्म के अंदर भी। तो मिलिट्री पर्सनल एक तो इस चीज से खफा थे। दूसरा, जो कार्ट्रेज, जो कारतूस इनकी गोलियों पे, बंदूकों पे लगे हुए थे, वो मुंह से छीलने पड़ते थे, और वो पिग फैट के और काव फैट के बने होते थे। पिग फैट और काव फैट के बने होते थे। ये पिग तो मुस्लिम धर्म में बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, और काव जो है हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। तो मिलिट्री के जो पर्सनल लोग थे वो भी इनसे खफा थे। ट्राइब्स को क्या दिक्कत थी, ट्राइब्स लोग कहाँ रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं ट्राइब लोग। और इन लोगों को क्या हुआ, 1853 के आसपास ही जब हमारी ट्रेन्स बनने वाली थी, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा लकड़ी की जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा टिम्बर की जरूरत पड़ी। ये लोग फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर देते हैं। और जितने ये ट्राइबल लोग हैं, इन लोगों को ये देखो क्या करते थे, ये झूम कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। एक जगह कल्टीवेट किया और वहां पे स्लैश एंड बर्निंग पॉलिसी अपना के फिर दूसरी जगह पे कल्टीवेशन करने चले गए। ब्रिटिशर्स ने इनको कंपेल किया कि आप लोग सेटलिंग कर लीजिए, यानी कि आप लोग सेटिंग कल्टीवेशन कीजिए, एक ही जगह पे अपनी खेती कीजिए। ये बात एक तो ब्रिटिश ट्राइब्स को पसंद नहीं आई। दूसरा, फॉरेस्ट को इन लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया कि ये ऐसी एरिया है जहां पे ट्राइब्स भी एंट्री नहीं ले सकते। अब ट्राइब्स की तो पूरी आजीविका प्रभावित हो गई, वहां पे ही खाना, वहां पे ही रहना। लेकिन अब उस जमीन पे, फॉरेस्ट पे ब्रिटिशर्स का अधिकार होगा, तो ट्राइबल लोग भी इनसे खफा हो गए। जो आर्टिसंस लोग थे, इनको क्या दिक्कत होने लगी, एक तो हैंडीक्राफ्ट जितने भी होते थे, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से, हमारे वाले हैंडीक्राफ्ट्स को बाजार के अंदर कम जगह मिलने लगी। दूसरा, ये आर्टिसंस लोग जो थे, पेंटिंग बना देते थे, कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, ये लोग राजा के दरबार में जाते थे, वहां अपना संगीत सुनाते थे, वहां अपनी पोइट्री सुनाते थे, अपना म्यूजिक सुनाते थे, और राजा इनको प्रसन्न होकर बहुत सारे पैसा जो है वो दान में देता था। अब राजा खुद पेंशन पे आधारित है, तो इन आर्टिसंस की जो कमाई है वो भी रुक गई। मैन्युफैक्चरर लोग क्या थे, इन लोगों को रॉ मटेरियल मिल नहीं पाता था, रॉ मटेरियल सारा ब्रिटिशर्स ले जाते थे, जिससे इन लोगों का सामान जो है वो बनने में दिक्कत होने लगी। कुल मिला के हर एक सेक्शन का हर एक वर्ग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, अंग्रेजों से परेशान हो गया। सभी आवाज उठाएंगे अंग्रेजों के अत्याचारों के प्रति, लेकिन दिक्कत क्या हुई, सबने एक समय पे नहीं उठाई। कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि कॉन्वर्सेशन का तो कोई माध्यम ही नहीं था ना, कनेक्टिविटी नहीं थी एक दूसरे के बीच में। पीजेंट्स किसी क्षेत्र के अंदर कभी लड़ रहे हैं, किसी क्षेत्र में कभी लड़ रहे हैं, जमींदार किसी क्षेत्र में कहाँ लड़ रहे हैं, किसी क्षेत्र में, मतलब ये लोग यूनाइटेड नहीं हो सके, कंसोलिडेट नहीं हो सके। अगर ये 1857 से पहले ही भारत के जितने भी सेक्शन हैं वो सब लोग एक ही समय पे साइमल्टेनियसली रिवोल्ट करते, तो भारत जो अंग्रेज है वो भारत में इतने लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते। तो हम एक एक करके सबको समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिवोल्ट्स हुए थे। और देखो, 1857 से पहले ही बनारस में एजिटेशन होता है हाउस टैक्स के अगेंस्ट 1810 में। सूरत के अंदर राइट्स होते हैं 1814 में सॉल्ट ड्यूटी को लेके। बरेली के अंदर 1816 में पॉलिस टैक्स को लेके रिवोल्ट होता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेके रिवोल्ट होता है। फिर जैसे पेटी शॉपकीपर्स हैं, अर्बन पुअर्स हैं, ये सब लोग परेशान हैं, ये सब लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय पे कर रहे हैं, छोटे छोटे एरियाज के अंदर कर रहे हैं, तो इनको सप्रेस बहुत आसानी से कर दिया जाता था। अब जो ये बुक है हमारी स्पेक्ट्रम, मिस्टर राजीव अहिर और बिपिन
बिपिन चंद्रा की जो बुक है उसके अंदर जितने भी रेबल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, सिविल रेबेलियन, ट्राइबल अपराइजिंग और पीजेंट्री मूवमेंट्स। सिविल रेबेलियंस को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। उससे पहले कॉज क्या है इनको समझते हैं। ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूं, आप लोग अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के बदल जाने की वजह से ट्राइबल लैंड्स का इंक्रोचमेंट हो गया था, नए नए टैक्सेस आ जाते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, वॉर करते थे ब्रिटिशर्स लोग। अब वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। अब खर्चा होने की वजह से उस खर्चे को पूरा करने के लिए नए टैक्सेस इम्पोज कर देते थे। इनका क्या जाता था, जो नुकसान होता था हमारा होता था, हमारे लोग परेशान होते थे, ये नए टैक्सेस का बर्डन हमारे ऊपर डाल देते थे, पहली वजह। दूसरी वजह, रूरल सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करने लगे थे ये। रेवेन्यू कलेक्टर्स अलग अलग तरीके के आ गए थे, मनी लैंडर्स का जन्म होने लगा था, तो जिसकी वजह से जमींदारों को प्रॉब्लम होने लगी थी। ट्राइबल लैंड्स जो है वो अपने हक में ले ली थी। फॉरेस्ट लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, इनके रूल्स बदल दिए थे, इनको रिजर्व एरिया घोषित कर दिया था, तो ट्राइब्स लोग भी इनसे परेशान है। ड्यूटीज लगाने लगे थे इंडियन इंडस्ट्रीज पे, यानी इंडिया से जो सामान ब्रिटेन पे जाएगा उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा देते थे। वो सामान वहां जाके महंगा बिकता था, और ब्रिटेन से जो सामान इंडिया आता था उसके ऊपर ड्यूटी लगाते ही नहीं थे, वो सामान बहुत सस्ता भारत की मार्केट में मिलता था। तो जो हमारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी सब बर्बाद हो गई, हमारा माल कोई खरीदता ही नहीं था। ठीक है, इंडिजिनस इंडस्ट्री जो भी थी, एग्रीकल्चर की, लैंड जो था, ये सब प्रेशराइज होने लगे, यानी ये फैक्टर्स हम लोगों ने देखे। अब हम देखेंगे सिविल अपराइजिंग होता क्या है। सिविल शब्द का मतलब क्या है, कोई भी वो चीज जो मिलिट्री या डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे हम पीजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब लोग सिविलियन होंगे, ये मिलिट्री के लोग नहीं है, इसलिए इनको नाम दिया सिविल अपराइजिंग। क्या कॉजेज थे सिविल अपराइजिंग के, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में चेंज आने की वजह से लोग इनके अगेंस्ट हो गए। जमींदार, साउथ के अंदर किसानों को पॉलीगार्ड्स कहते हैं, इनका कंट्रोल खत्म होने लगा इनकी लैंड पे से, क्योंकि मनी लैंडर एक नया वर्ग आ गया था सोसाइटी में, तो जमींदारों की पूछ खत्म हो गई थी। ट्रेडिशनल जमींदार और पॉलीगार्ड्स को हर्ट हुआ, क्योंकि इन लोगों को साइडलाइन कर दिया, मनी लैंडर और मर्चेंट्स को इनकी जगह दे दी गई थी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई थी। आर्टिसंस जो हैं वो गरीब होने लगे थे, क्योंकि जिन राजा के ऊपर ही आधारित थे वो राजा ही अब भिखारी बन चुके हैं। प्रिस्टली क्लास यानी कि जो पंडित लोग होते थे, जो मौलवी लोग होते थे, जो प्रिस्ट होते थे, प्रीचर्स होते थे, इनको कैसे नुकसान हुआ ये समझना। जो प्रिस्ट लोग होते थे, अब ये लोग क्या करते थे, पूजा करवाते थे, यज्ञ करवा रहे हैं, आह्वान करा रहे हैं, राजा के राजमहल में जाके पूजाएं करवाई जा रही है। आप रामायण महाभारत में देखते होंगे, राजा वशिष्ठ करवा रहे हैं, राजा विश्वामित्र पूजा करवा रहे हैं, और उस पूजा के बाद इन राजा को बहुत सारा पैसा मिलता था, बहुत सारी काउज मिलती थी, बहुत सारा पैसा मिलता था, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी चलती थी। लेकिन अब राजा खुद अधीन हो गया ब्रिटिशर्स के, ये प्रिस्ट को क्या देगा, कुछ नहीं दे सका, जिसकी वजह से प्रिस्टली क्लास भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। ब्रिटिश रूलर के जो फॉरेन कैरेक्टर्स हैं वो हमारी जमीन हड़पने के लिए तैयार हो गए, और हमारे नेटिव पीपल जो है वो काफी हर्ट हुए, जिसकी वजह से ये सिविल अपराइजिंग हुई। अब कौन कौन सी सिविल अपराइजिंग होती है वो हमें देखना है। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो पीजेंट अपराइजिंग है और जो ट्राइबल अपराइजिंग है, क्वेश्चन वहां से बनता है, लेकिन क्योंकि हम स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं तो हम सभी सिविल अपराइजिंग्स को भी करेंगे, क्या पता आ जाए। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। सन्यासी रिवोल्ट हुआ 1763 से 1800 तक, हालांकि 1820 में कंप्लीटली खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं बुक में 1800 दिया हुआ है। 1770 में फेमाइन आता है। फेमाइन आने की वजह से इकोनॉमिक ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है। अब 1763 समय देखो, 1764 में क्या हो रहा है, बक्सर की बैटल हो रही है, यानी बंगाल के ऊपर अब इनका बहुत ज्यादा राज चलने लगा है। सबसे पहले ये समझो, ये सन्यासी लोग होते कौन है। ये सन्यासी लोग दो तरीके के होते हैं, एक तो बिल्कुल फकीर बाबा जैसे हमारे साईं बाबा, ये लोग बिल्कुल अपनी जो गृहस्थ आश्रम है उसको छोड़ के ब्रह्मचार्य उसको अपना रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी के लिए ही काम कर रहे हैं, प्रीचर्स हैं, ये नए नए उपदेश लोगों को समझा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। और दूसरे तरीके के लोग कौन होते हैं, सोशल सर्वेंट टाइप के लोग आ जाएंगे, जो अपनी जिंदगी, अपना गृहस्थ आश्रम का भी पालन कर रहे हैं, मतलब वो मैरिड भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन साथ में समाज के अंदर उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, जैसे बिरसा मुंडा। ठीक है, वो कौन थे, एक सोशल सर्वेंट की तरह आप कह सकते हो।
वो लोगों को भगवान की तरह लगने लगे थे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम को सुलझा रहे थे, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे बिरसा मुंडा। तो इसी तरीके से दो तरीके के सेक्ट सन्यासी में आ गए, एक वो जो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, एक वो जो गृहस्थ जिंदगी में रहते हुए लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये प्रीचर्स इधर से उधर घूमते थे, ये लोग बंगाल में जाते हैं। बंगाल वाले एरिया के अंदर अब ब्रिटिशर्स का पूरी तरीके से राज हो चुका है, और यहाँ पे फेमाइन आने की वजह से बहुत ज्यादा भूख यहाँ पे लोगों के अंदर फैल गई है, अकाल पड़ गया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए हैं। जो ये सन्यासी लोग हैं, ये लोग पैसा लेते थे, ये लोग खाना वगैरह लेते थे वहां के लोगों से, ये लोग खाना लेते थे। आप देखोगे जो फकीर बाबा लोग होते हैं, इनको जो चीज दे दी जाए ये उन्हीं में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब वहां पे इतनी ज्यादा गरीबी आ जाने की वजह से इन सन्यासियों को अब कुछ नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था, जो बंगाल के राजा लोग थे, रूरल जो लोग थे, वो भी इन सन्यासियों को बहुत सारा पैसा दे देते थे। लेकिन अब वो राजा खुद गरीब हो गए हैं, इन सन्यासियों को क्या देंगे। तो इस तरीके से इन सन्यासियों की जिंदगी पे प्रभाव पड़ने लगा, और ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को लुटेरे कहना शुरू कर दिया कि ये तो लुटेरे हैं, और साथ में इन सन्यासियों के घूमने पे रोक लगा दी कि आप लोग इधर से उधर घूमोगे नहीं, चाहे वो हिंदू सन्यासी हो, चाहे वो मुस्लिम मौलवी हो, मुस्लिम सन्यासी हो। इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के सन्यासी आते थे, और दोनों तरीके के सन्यासियों के ही घूमने पे रोक लगा दी। इस रेबेलियन को फकीर रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को फकीर बाबा के बारे में बताया। तो इस तरीके से बहुत सारे सन्यासी लोग क्या करते हैं, इनके ऑफिसेज में आग लगा देते हैं, जहां पे इनके डाटाज, जहां पे इनके पेपर्स, जहां पे इनकी फाइल पड़ी होती थी, उनमें आग लगा देते हैं, और इसी को ही सन्यासी रिवोल्ट कहा जाने लगा। इसमें कौन कौन से मेन लीडर होते थे ये पूछ लिया जाता है। मजनूम शाह, जिसको मजनू शाह भी कहते हैं, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये मेन लीडर थे सन्यासी अपराइजिंग के, सन्यासी रिवोल्ट के। जो ये देवी चौधरानी थी, ये आप देख रहे हो एक महिला है, और उस समय में, बहुत पुराना समय है, उस समय में भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट महिलाओं की एम्पावरमेंट देखी जा रही है। आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, एक हिस्टोरिकल नॉवल लिखा, वहां पे इस पूरे सन्यासी रिवोल्ट का जिक्र है, और अंग्रेजों ने इस आनंद मठ, इस हिस्टोरिकल नॉवल को भी बैन कर दिया था। बंकिम चंद्र ने ये नॉवल लिखा था, जिसके अंदर देवी चौधरानी की जितनी भी जो संघर्ष की कहानी है, किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ी, वो पूरा स्ट्रगल इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देवी चौधरानी, सन्यासी रिवोल्ट, इस बात को याद रखोगे। ठीक है, अगला जो रिवोल्ट होता है सिविल अपराइजिंग में, मिदनापुर और दालभूम के अंदर होता है। ये देखना, ये वाला जो एरिया है वेस्ट बंगाल, और ये वाला जो एरिया है मिदनापुर। उस समय में जो आपका बंगाल रीजन था, वहां पे उड़ीसा, असम, ये सारे राज्य इसके अंदर आते थे। वेस्ट बंगाल का हिस्सा भी आता था। ये मिदनापुर आप लोग मैप में देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है, 1760 का समय बता रहे हैं जब यहाँ पे रिवोल्ट होता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1760 के आसपास यहाँ का जो रवैया है वो बदलने लगता है। पहले क्या होता है, यहाँ के 3000 जमींदार और तालुकदार के हाथ में सारी पावर होती थी। तालुकदार और जमींदार के और पीजेंट्स के, जो रैयत थे, जो किसान थे, उनके जो रिलेशंस थे वो बहुत ज्यादा कॉर्डियल थे। क्या होता था, ये जमींदार लोग इन किसानों से पैसा लेते थे, इन किसानों से इनके प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा ले लेते थे, इनसे मनी ले लेते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और इस रेवेन्यू को बंगाल के अंदर नवाब को दे दिया जाता था। ठीक है, नवाब को दे दिया जाता था, और कुछ हिस्सा X% अपने पास रख लेते थे, बाकी नवाब ऑफ बंगाल को, बंगाल के नवाब को दे दिया जाता था। तो जिंदगी अच्छी चल रही थी, इन दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशन था, एक ट्रेडिशन सा बन गया था कि जमींदारों को इतना हिस्सा देना ही है। लेकिन होता क्या है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स अंग्रेजों के हाथ में आ जाते हैं। दीवानी राइट्स अंग्रेजों के हाथ में आ जाते हैं, बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। जैसे ही दीवानी राइट्स अंग्रेजों के हाथ में आए, तो अंग्रेजों ने एक मैं कहूंगी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इन जमींदारों को बीच में से हटा दें और डायरेक्ट किसानों से हम लोग इस लैंड रेवेन्यू को लेने लग जाए, इस पॉलिसी को क्या कहा, इजारेदारी सिस्टम। ये क्या सिस्टम ले आए, इजारेदारी सिस्टम ले आए। इजारेदारी सिस्टम क्या होता है एस्पिरेंट्स, देखना, ये मान लीजिए एक लैंड है, इस लैंड का एक इजारेदार नियुक्त कर दिया जाएगा। ये इजारेदार कौन होगा, ये ब्रिटिशर होगा, खुद एक ब्रिटिशर होगा इजारेदार।
इस किसान से इस प्रोड्यूस को ये लेगा और सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये रेवेन्यू जाने लगा। इसको क्या कहा जाने लगा? इजारेदारी सिस्टम। दीवानी राइट्स आने के बाद ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को साइडलाइन कर दिया, बीच में से हटा दिया और यहाँ पे इजारेदारी सिस्टम आने लगी। ये समय है 1760s का, ठीक है, मिड 1760s का। और यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो बदल दिया गया, ठीक है। जो गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर वेंसीटार्ट, द जमींदार ऑफ मिदनापुर को साइड कर दिया, रैयत से यानी किसानों से डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे। जो दालभूम के जमींदार थे, मनभूम के, रायपुर के, पहचेट के, जातिभूनी के, करनाघर के, बागरी के, ये नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस मिदनापुर याद रखें कि वेस्ट बंगाल का एरिया है। इन एरियाज के जितने भी जमींदार थे उन लोगों की ईगो हर्ट हो गई, ठीक है। इन लोगों की ईगो हर्ट होने की वजह से वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट मिदनापुर के अंदर ये जमींदार लोग अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं और इसी रिवोल्ट को रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर और दालभूम कहा गया। इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर थे वो थे दामोदर सिंह, जो खुद एक जमींदार थे, और जगन्नाथ ढाल, जो खुद एक जमींदार थे। तो ये आपका मिदनापुर और दालभूम का जो था वो रिवोल्ट हमने देखा। हमने 2 रिवोल्ट इस सेशन में देखे। इस सेशन में कॉजेज देखे, क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं, क्यों लोग अंग्रेजों से खफा है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। आगे वाले सेशंस में हम आगे के रिवोल्ट्स को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया है। अगर समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी एस्पिरेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद पायल गुप्ता को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।